समझौता फेल, फिर बम गोली का खेल और बारूद। दरअसल पिछले दिनों 2 दिन पहले ही ये कतर की तस्वीर देख रहे हैं, दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ। कोई किसी पर बम गोला नहीं बरसाएगा, लेकिन कुछ घंटे ही टिक पाया ये अफगानिस्तान में। टीटीपी ने देखिए पाकिस्तान की चौकियों पर ड्रोन से अटैक किया है और पाकिस्तान की चौकी तबाह हो गई। कुछ इसी तरह पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट हैं, जो बॉर्डर पर चेक पोस्ट है अफगानिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक किया, चेक पोस्ट तबाह कर दिया है। न सिर्फ चेक पोस्ट तबाह किया बल्कि चेक पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है। अब आइए सवाल यह है, क्या शांति समझौता फ्लॉप हो गया है? शांति समझौता, पीस डील खत्म? क्योंकि फिर से वही हालात बन गए। कतर में अफगान पाक जंग रोकने का समझौता हुआ, 3 दिन के अंदर दोनों तरफ फिर बम गोले बरसने लगे। अफगानिस्तान की सेना और टीटीपी के लड़ाके पाक पर हमलावर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे को उड़ा दिया है। एक पाकिस्तानी पोस्ट को ड्रोन से उड़ाने का भी दावा किया है। खबर है कि टीटीपी ने 24 घंटे में पाकिस्तान के 25 जवान ढेर कर दिए। 25 सैनिक और मारे गए। पाकिस्तान में रोज ताबूत उठ रहे हैं और कहा है कि पाकिस्तान में हम उन सभी जगहों को निशाना बनाते रहेंगे जहां से अफगानिस्तान के लिए खतरा पैदा होता है। इस बीच आईएसआई के 2 अफसरों के अगवा होने की भी खबर है और दावा है कि तालिबानी लड़ाकों ने इन्हें बंधक बनाया है। पाक के खिलाफ जंग में 2 तालिबानी कमांडर साथ आ गए हैं। टीटीपी का एक ग्रुप कुर्रम जिले के मुफ्ती अब्दुल रहमान संभाल रहा है। टीटीपी का दूसरा ग्रुप खैबर जिले की तिरा घाटी के कमांडर शेर खान है। दोनों ने मिलकर पाक सेना को करारा जवाब देने की तैयारी की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अचानक एक अफगानी पोस्ट पर हमला कर दिया है। अफगान की कई चौकियों और टैंक इस हमले में तबाह हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबानी लड़ाकों ने पहले फायरिंग की, बिना उकसावे के खैबर पख्तूनख्वा में उसने गोली मारी और हमारी कुछ चौकियों और टैंकर को निशाना बनाया है। हमने पूरी ताकत से तालिबान अफगान सेना को जवाब दिया। बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेनाएं हाई अलर्ट पर है, हर हमले का जवाब और अपने क्षेत्र की रक्षा में सक्षम है, पाकिस्तान का कहना है। अब सोचिए जरा, हालात ये कि दोनों तरफ से धमकी दी जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, और धमकी यहां तक कि भारत तक खदेड़ कर मारेंगे। देखिए, अफगान के उप आंतरिक मंत्री ओमारी ने वार्निंग दे दी है, लास्ट वार्निंग। अगर पाकिस्तानी फौज को आक्रमणकारी घोषित किया गया तो अफगान जनता और कबीले भारत बॉर्डर तक दौड़ाकर पाकिस्तानियों को मारेंगे। पाक सरकार और वहां की फौज विदेशी हमलावरों से डरने वाली नहीं है, लेकिन धार्मिक फतवे के जरिए अगर उन्हें हमलावर घोषित किया गया तो पाक फौज फिर दुनिया में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। ख्वाजा आसिफ ने अफगान समझौते पर सवाल उठाए, कहा अफगान पाक का सीजफायर एक शर्त पर टिका हुआ, युद्ध विराम अब अफगान की कार्रवाई पर निर्भर करता है कि वो अपनी सीमा पार करने वाले सशस्त्र बलों को रोके, नहीं तो हम पहले की तरह फिर हमला कर सकते हैं। तालिबान के आर्मी चीफ फसीउद्दीन ने धमकी दी है, कहा जिसने भी अफगानों को छेड़ा है उसकी जड़ें खुद गई हैं। आगे भी जो अफगानिस्तान के इलाके में घुसेगा उसे निर्णायक और विनाशकारी जवाब मिलेगा। पहले पाक आर्मी चीफ मुनीर धमकी दे चुके हैं, कहा अफगानिस्तान शांति और अराजकता में किसी को चुने, अफगान धरती का उपयोग करने वाले सभी आतंकियों और प्रॉक्सी को धूल में मिला दिया जाएगा। समझौते के बाद अफगान रक्षा मंत्री ने भी वार्निंग दे दी है, मुल्ला याकूब ने कहा अफगानिस्तान की संप्रभुता से दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा और अफगान के पास हर हमले का जवाब देने की ताकत है। तनाव के बीच मुनीर फौज पाक में अफगानों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान अपने यहां से अफगानी शरणार्थियों को खदेड़ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो अल्टीमेटम दे दिया है, सभी अफगानियों को पाकिस्तान फौरन छोड़कर अपने देश वापस जाना होगा, जो भी अफगानी है। अफगान के साथ पुराने रिश्तों का दौर खत्म हो चुका है। अफगान और भारत का ज्यादा अच्छा रिश्ता है, हमारा नहीं है। इसके बाद भी हमारी जमीन पर करोड़ों अफगानियों ने पनाह ले रखी है। भारत के साथ अगर अफगानियों के अच्छे रिश्ते हैं तो फिर वो भारत चले जाएं। ख्वाजा बोले पाक को क्यों बोझ उठाए, पाकिस्तान आखिर अफगानियों का बोझ क्यों उठाए, अब भारत इन्हें पनाह दे।
इस बयान के बीच अफगानों पर पाकिस्तान में एक्शन शुरू हुआ। कराची में पाकिस्तानी सुरक्षा बल अफगानी कॉलोनी में घुस गए। 40 साल से कराची के इस इलाके में जो अफगानी रह रहे थे उन्हें खदेड़ रहे हैं। बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने वहां आंसू गैस के गोले तक दागे हैं। एक्शन से हजारों अफगानी बेघर होकर भागने को मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2023 तक 37 लाख अफगानिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे थे, जबकि पाक का मानना यह है यह संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। हाफिज सईद की साजिश क्या है? आईएसआई पाक के आतंकी संगठनों को अपडेट करने में जुटा है। जैश, लश्कर, हिजबुल के आतंकियों को आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है। साथ ही 100 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है। हाफिज सईद की एक मीटिंग की तस्वीरें वायरल हुई। इन तस्वीरों में काले बुर्के में बैठी महिलाएं भी नजर आ रही हैं। साथ ही दावा है कि इनमें से एक महिला आईएसआई समर्थित पाकिस्तानी नेता है। हालांकि यह मीटिंग कब और कहां हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बैठक की तस्वीरों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। माना यह जा रहा है कि आईएसआई बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में गतिविधि बढ़ाकर भारत को भटकाना चाहता है, जिससे आईएसआई और पाक फौज बलूचिस्तान में विरोध को दबा सके। खबर यह है कि जैश को महिला ब्रिगेड बनाने की जिम्मेदारी मिली है। यह ब्रिगेड महिलाओं को बरगलाकर आतंकी वारदात अंजाम दिलाएगी। जैश लश्कर इस खास ब्रिगेड का नाम जमात अल मुमिनात रखा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी, जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के ब्रिगेड्स से महिलाओं को जोड़ना है और इसका काम सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम महिलाओं को प्रभावित करना है, फिर ब्रेन वॉश करके आतंकी संगठन के लिए भारत में काम करवाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई आतंकी नेटवर्क को भारत में मजबूत करना चाहती है। पाकिस्तानी आतंकी कोई भी साजिश कर रहे हो, कोई भी षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने साजिश की उसका हश्र क्या हुआ वो ये नहीं भूल सकते। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मुरीदके की। मुरीदके में भारतीय फाइटर्स ने जब मिसाइल दागी तो मुरीदके का हाल ये हो गया। इसलिए ये तस्वीरें जब जब आतंकी देखेंगे तब तक उन्हें ये इल्म होगा कि ये गलती नहीं करनी है। अच्छी खबर ये कि भारतीय फाइटर्स ने मुरीदके और बहावलपुर का ये हाल किया। ये तस्वीर कल की है जब एयरफोर्स ने जारी की। दिवाली के मौके पर भारतीय एयरफोर्स की रैंकिंग बेहतर हो गई है और दुनिया में टॉप 3 में आ गई है भारतीय एयरफोर्स। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को यह भी देख लेना चाहिए कि भारतीय एयरफोर्स की ताकत कैसे बढ़ गई है। आपको बताऊं, दुनिया की हवाई ताकत में भारत टॉप 3 में आ गया है। तीसरे नंबर पर पहुंच गई है भारतीय वायुसेना। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और रूस है पहले और दूसरे नंबर पर, जबकि चीन की हवाई ताकत पहुंच गई है चौथे नंबर पर। पाकिस्तान का दोस्त है। भारत के पास कुल विमानों की संख्या बेशक चीन से कम है, लेकिन भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 3700। लेकिन भारत की ऑपरेशन यानी इस्तेमाल करने की क्षमता, भारतीय वायुसैनिकों की क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत के पास बेहतर हथियार प्रणाली और ट्रेनिंग सुविधा है, यानी जंगी हालात से निपटने में भारतीय वायुसेना कहीं बेहतर है। इसलिए जिस रैंकिंग में चीन को करीब 64 अंक मिले, उसमें भारतीय वायुसेना को 69 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन मिली है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन का सरकारी मीडिया परेशान है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। असली युद्ध क्षमता ही सेना की असली ताकत दिखती है। कागज पर दिखाया गया आंकड़ा ताकत का पैमाना नहीं है। भारत विमान और रक्षा उपकरण अमेरिका, रूस से खरीदता है, जिससे भारत की विदेश और रक्षा नीतियां समझ सकते हैं। अब आपको सुनवाता हूं, बेशक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स कुछ भी कहे, रक्षा मंत्री को सुनिए। यहां का चाहे कोई विकसित देश ही क्यों न हो, बराबर इसकी प्रशंसा करता है। अब भारत की हैसियत ऐसी नहीं है कि जो चाहे भारत को लेकर दादागिरी कर ले, कोई नहीं कर सकता। फ्रेंडली फाइट से जीतेंगे बिहार, दोस्ताना लड़ाई हो रही है, यह बहुत भारी पड़ने वाली है। देखिए तस्वीर नीतीश कुमार की है। सीएम नीतीश कुमार आज निकले रैली के लिए। रैली में गए, मंच पर पहुंचे, लेकिन तेजस्वी ने उनका एक वीडियो ट्वीट कर दिया। यह तस्वीर देखिए, मंच पर थे और माला पहना रहे थे। साथी कह रहे थे कि माला मत पहनाइए, हाथ में दे दीजिए। उन्होंने कहा हम तो पहनाएंगे।
वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब देखिए दूसरी तरफ जिन्हें टिकट नहीं मिला उनका क्या हाल है। आरजेडी की एक नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला रो पड़ी। वो हम लोग का दूर हो जाते। रितु जायसवाल जी ने नीचे हो जाइए भैया। दूसरी तरफ एक नेता जब पहुंचे नॉमिनेशन के लिए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये आप देख रहे हैं नेता जो सासाराम के सत्येंद्र शाह हैं। आरजेडी नेता गए थे नामांकन के लिए, वहां से निकले तो पुलिस इंतजार कर रही थी और उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक और नेता जो कि निर्दलीय गए थे नॉमिनेशन करने, कलामुद्दीन, उनकी पुलिस ने उठा लिया। फायरिंग मामले में फरार चल रहे थे। एक और नेता, बीजेपी के नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, रो रहे थे। आज नामांकन के लिए जब पहुंचे जिस वक्त, तो कफन बांध कर पहुंचे। मुश्किल है, बहुत आहत हूँ मैं, कब क्या रूप ले लूं, कहा मुश्किल है। घोर दिया हुआ मेरे साथ, पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी। बीजेपी से टिकट चाहते थे, देखिए कफन लपेट कर पहुंचे। दूसरी तरफ कल एक और तस्वीर सामने आई थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जलेबी बना रहे थे। यह तस्वीर वायरल भी हुई। तेज प्रताप यादव भी यह तस्वीर देख रहे थे। तेज प्रताप यादव राहुल गांधी को जलेबी बनाते हुए देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये राहुल गांधी उनकी नकल कर रहे हैं। राहुल ने उन्हें देखा, उसके बाद राहुल भी जलेबी बना रहे हैं। सुनिए। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं, राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जब छान रहे हैं। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं, राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जब छान रहे हैं। तो तेज प्रताप अब अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जो साथ लड़ रहे हैं वो भी अलग अलग ही लड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी सीटें हैं, फ्रेंडली फाइट नाम दिया जा रहा है। ऐसी लगभग 13 सीटें हैं। देखिए कौन कौन सी सीटें। अगर कांग्रेस और आरजेडी 6 सीटों पर आमने सामने लड़ेगी बिहार में, ये 6 सीटें कौन सी हैं और आमने सामने लड़ेंगे तो जीतना मुश्किल है। देखिए पहली सीट वैशाली की है। 2020 में वैशाली में जेडीयू जीती थी, अंतर था 7413। और अगर ये दोनों भी लड़े, दोनों वोट काटेंगे तो ये मार्जिन जेडीयू की जीत का और बढ़ जाएगा। इसी तरह अगली सीट है सिकंदरा। यहां से हम का कैंडिडेट जीता था 5500 वोटों से, ये आमने सामने हो गए तो जीत का मार्जिन और बढ़ जाएगा। अगली सीट है कहलगांव। यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता था 42893 से, यहां भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, यहां भी जीतना तय हो जाएगा बीजेपी के कैंडिडेट का। सुल्तानगंज अगली सीट है जहां कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है, यहां से जेडीयू 2020 में जीती, अंतर लगभग 11,500 वोट का था, ये लोग अंतर और बढ़ा देंगे। अगली सीट है
वारसलीगंज, यहां से बीजेपी जीती 9030 वोटों से, यहां भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। एक और सीट नरकटियागंज, यहां से बीजेपी जीती थी 21134 वोटों से, यहां भी जीत की जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए 4 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। एक है बछवाड़ा, यहां से बीजेपी जीती थी 484 वोटों से, जब ये आपस में लड़ेंगे तो जीत का मार्जिन बीजेपी का और बढ़ जाएगा। अगला है करगहर सीट, यहां से कांग्रेस जीती थी, ये अंतर था 4083 वोट कांग्रेस के लिए। क्या ये सीट फंस जाएगी क्योंकि कुछ वोट सीपीआई भी काट देगी। अगली सीट है बिहार शरीफ, बीजेपी जीती थी ये सीट 15102 वोटों से, यहां भी जीत का अंतर बढ़ सकता है। अगली सीट है राजा पाकड़, यहां से कांग्रेस जीती थी राजा पाकड़ से 1796 वोट से, यहां भी सीपीआई फंसा देगी कांग्रेस को। अगली सीट देखिए जहां आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, यह है बाबू बरही, जहां से जेडीयू चुनाव जीती थी 11488 वोटों से। चैनपुर, यहां से बीएसपी जीती थी 24294 वोटों से। और अगली सीट है गौराबौराम, यहां से वीआईपी जीती थी 7280 के अंतर से, और यहां यह सीट वीआईपी की फंस जाएगी। तो महागठबंधन फ्रेंडली फाइट के नाम से लड़ रही है। सोचिए नतीजे आने के बाद अगर 13 सीटें 15 सीटें कम रह गई तो फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। सुनिए महागठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ, आप लोगों को गलत फहमी है। उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने समर्थन भाजपा को किया है। अब अपने निजी स्वार्थ से हैं, उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा, कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी कल टूटेगी परसों होगा, अस्थायित्व की बात होगी। हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। मतदाता इस बात को देख रही है कि जो महागठबंधन सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है वो कभी भी सरकार के लायक नहीं हो सकती है, और इसीलिए जनता ने मन बना लिया, मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बने। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं है, अलायंस ऐसे जो रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं है कि कांग्रेस ताकतवर हो, मजबूत हो, इस कहीं नहीं। मतलब जो एक अलायंस पार्टनर का हम 54 के हकदार हैं, हम 40 पैसे के हकदार हैं, वो भी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ही लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? तो महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव आया है, मुझे लगता है अब रहा उन लोगों ने हमारी और आसान कर दी है। 2025 में हम लोग 225 सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले थे, मुझे लगता है अब इससे भी हम लोग कई आगे चले जाएंगे जीतने में। तो महागठबंधन में सब ठीक नहीं है क्या? महागठबंधन ने आसानी से एनडीए को मौका दे दिया है आगे बढ़ने का। दूसरी तरफ पीके कह रहे हैं बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ रही है। मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, जन सुराज ने इनको उम्मीदवार बनाया 3 दिनों तक, और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र, पीके ये आरोप लगा रहे हैं उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है, उनके कैंडिडेट्स को डराया जा रहा है। दिवाली पर प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। पीके की जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर अकेले लड़ रही है। प्रशांत किशोर 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन पीके के 3 उम्मीदवारों ने पहले ही नाम वापस ले लिया। हाई प्रोफाइल दानापुर सीट से मुकुल शाह ने नाम वापस ले लिया। यहां रामकृपाल यादव का मुकाबला रीतलाल यादव से।
पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर निशाना साधा है, अपने नेताओं के नाम वापस लेने का दोषी बताया है। पीके का आरोप है जनसुराज के उम्मीदवारों पर दबाव बना रहे हैं। प्रशांत किशोर इसको लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। पीके का आरोप है बीजेपी जनसुराज कैंडिडेट्स को तोड़ रही है, अपने उम्मीदवारों पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। एनडीए पर जंगलराज का नाम लेकर डराने का आरोप लगा रहे हैं। 14 नवंबर को कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनसुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं हैं। सुनिए प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बात 3 प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि जनसुराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। रंगा सियार है, रंगीला सियार है। आप लोग रंगा रंगीला सियार को पूछ ही नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री पे बोलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे, नीतीश कुमार पे बोलेंगे, तब कोई सुन लेगा। अब देखिए, क्षेत्र छोड़ के भागे वो, कर घर से लड़ूंगा, राघोपुर से लड़ूंगा, वहां से भागे वो, कहीं से नहीं लड़ूंगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र, वहां आखिर क्यों घमासान हो रहा है। पेशवा के किले में नमाज पर बवाल हो रहा है। दरअसल यह पेशवा का किला है, शनिवार वाड़ा, या ये एएसआई संरक्षित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करती है। यहां 4-5 लड़कियां पहुंची और अंदर जाने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नमाज पढ़ने वाली। इन नमाज की तस्वीरें जब वायरल हुई तो उसके बाद बवाल हुआ। ये आप देख रहे हैं 4-5 महिलाएं हैं जो नमाज पढ़ रही हैं। कोई वीडियो बना रहा है, वीडियो वायरल हुआ कि आखिर शनिवार वाड़ा में कोई नमाज कैसे पढ़ सकता है, जो एएसआई संरक्षित भी है। उसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। बीजेपी की सांसद वहां पहुंची शनिवार वाड़ा में। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। उसके बाद देखिए, जिस जगह नमाज पढ़ी गई, बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ संगठनों ने वहां आकर शुद्धिकरण किया है, गौमूत्र का छिड़काव किया है। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, श्री राम, जय श्री राम, हिंदू धर्म जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। और ये मामला और बढ़ता चला गया। उसके बाद देखिए, प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस भी आ गई बीच में, पुलिस के साथ बहस शुरू हुई। एक तरफ बीजेपी की सांसद मैदान में थी, दूसरी तरफ एनसीपी प्रदर्शन करने लगी। एनसीपी का प्रोटेस्ट था कि माहौल खराब किया जा रहा है। हंगामा है, बवाल है और नारेबाजी है। फुल ऑन सियासत भी जारी है। पुणे के शनिवार वाड़ा में महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि शनिवार वाड़ा का माहौल खराब किया जा रहा है। मां पार्वती हो, सारसबाग हो, ऐसे ऐसे जगह पर अन्य ऐसे शक्ति आने लगी है और कुछ सामाजिक विघातक काम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मोर्चे पर बीजेपी की सहयोगी गुट एनसीपी और शिवसेना शिंदे ने दूरी बना ली है। इन दलों का कहना है कि बेवजह शनिवार वाड़ा विवाद को तूल दिया जा रहा है।
अब देखिए जरा शनिवार वाड़ा में आखिर बहस और हंगामा किस बात पर हुआ। पुणे का शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक किला है, ये जो आप देख रहे हैं। यहां घूमने के लिए कई जगह से बाहर से लोग आते हैं इस किले को देखने के लिए। जो लोग एंट्री लेते हैं उनका नाम और नंबर भी लिखा जाता है। कुछ दिन पहले 2-3 मुस्लिम लड़कियां किले में गईं, उन्होंने किले के परिसर में नमाज पढ़ी। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ तो बवाल शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने यहां कहा कि यह किला मराठाओं से जुड़ा है, ऐसे में यहां कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है। बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने इसका समर्थन किया और फिर हिंदू संगठनों ने किले का शुद्धिकरण किया। गौमूत्र और गोबर से शनिवार वाड़ा का शुद्धिकरण किया गया और इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नमाज पढ़ने वाली 3 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल शनिवार वाड़ा जो है यह एएसआई संरक्षित है, ऐसे में इसके अंदर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। किले के अंदर नमाज पढ़ना भी इसका उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के शुद्धिकरण पर सवाल उठाया है। उन्होंने बीजेपी सांसद मेधा पर केस दर्ज करने की मांग की है। सुनिए जरा इस मामले में पुलिस क्या कह रही है। इसमें दोनों धर्म की कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ है। जो अंदर जो मुस्लिम महिला आई थी उन्होंने कुछ पाबंदी की थी, जो भी घटना घटी है उसपे एएसआई जिस तरह से कंप्लेंट देगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। अब देखिए बवाल इतना ही नहीं है, शनिवार वाड़ा के बाहर एक मजार है। इस मजार को लेकर भी हंगामा है। मजार पर भगवा झंडा लगा दिया गया, जो लोग पहुंचे थे। उसके बाद यहां दूसरा हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर, तो पुलिस के साथ बहस शुरू हुई। लोग पहुंच गए, लोग मजार का विरोध पहले भी करते रहे। अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सियासतदान सवाल उठा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि माहौल खराब किया जा रहा है, दूसरा पक्ष इस पर दूसरा सवाल उठा रहा है कि आखिर माहौल कौन खराब कर रहा है। वारिस पठान सामने आ गए और दूसरे नेता सामने आ गए। देखिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। नितेश राणे कह रहे हैं शनिवार वाड़ा हमारे शौर्य का प्रतीक है, यह किला हिंदुओं के दिल के करीब है। अगर लोग शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ रहे हैं तो हम हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या। वारिस पठान कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। जुमे के वक्त अगर महिलाओं ने नमाज पढ़ लिया तो कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मेधा कुलकर्णी बीजेपी सांसद कह रही पुणे का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। अब सबके आधार कार्ड की जांच होनी चाहिए। किले में नमाज पढ़ना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूपाली पाटिल एनसीपी नेता कह रही है मेधा कुलकर्णी पढ़ी लिखी महिला नेता हैं, पुणे में पानी, बिजली और बाकी समस्याएं भी हैं, मेधा कुलकर्णी उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। दिनेश शर्मा बीजेपी सांसद कह रहे हैं शनिवार वाड़ा में इससे पहले कभी विवाद नहीं हुआ है, जबरदस्ती सरकारी जगह पर नमाज क्यों पढ़ी गई। अल्लाह के इबादत के लिए कई जगह बनी हुई है। अबू आजमी कह रहे हैं सपा नेता नमाज पढ़ने वालों के साथ बीजेपी बदतमीजी कर रही है, ये सारी चीजें बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। सत्ता में बैठे लोग मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, इंतजार कीजिए इन सबको बदला मिलेगा। और आई ये सियासी घमासान चल रहा है। सियासतदान क्या कह रहे हैं। अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेंगे तो चलेगा क्या। तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहीं नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं, मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है। फिर देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर, अल्लाह का कहर पड़ेगा ना
तो पता नहीं चला कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप एमपी हो, आप खासदार हो, आपको ये पता नहीं चलता। और उससे आगे वो एक टीचर है। जी। टीचर का काम रहता है कि विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना, समाज को एक सही शिक्षा देना, उनको जो सच है वो देना, वो भूल गए। के पास खाली टाइम सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और खुद की रोटी सेको, और ये जो है ये षड्यंत्र है। मैं तो बोलती वो जो नमाज पढ़ रहे थे वो इन्होंने क्यों नहीं बिठाए? इन्होंने बिठाए रहेंगे वो, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, मीडिया आ जाती ब्रेकिंग न्यूज के लिए, बस उतना काफी है उनके लिए। इनके दिमाग को विश्राम की जरूरत है, विश्राम के बगैर वो सीधी नहीं होंगी। अब आइए आपको बताऊं, जिस शनिवार वाड़ा पर बवाल चल रहा है वो है क्या दरअसल। ये शनिवार वाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुणे की ऐतिहासिक इमारत है। लोग यहां आते हैं, परिवार के साथ आते हैं और शनिवार वाड़ा घूमते हैं। शनिवार वाड़ा का इतिहास किस चीज से जुड़ा है? शनिवार वाड़ा का इतिहास छत्रपति शाहूजी महाराज से जुड़ा हुआ है। शाहूजी महाराज छत्रपति शिवाजी के पोते थे। शाहूजी अपने प्रधानमंत्री पेशवा बाजीराव को बहुत मानते थे। पेशवा बाजीराव के लिए उन्होंने यह किला बनवाया है, जिसका निर्माण साल 1736 में हुआ। कहा जाता है शनिवार वाड़ा वही किला है। यह पेशवा बाजीराव प्रथम का आधिकारिक आवास था। यह मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का मुख्यालय भी था और इसे पेशवाओं की शक्ति के केंद्र के तौर पर जाना गया। पहले यह 13 मंजिला भव्य महल हुआ करता था, लेकिन साल 1828 में किले में आग लग गई। इस भयानक आग में किले का ज्यादातर हिस्सा जल गया था। अब यहां सिर्फ विशाल प्रवेश द्वार और मजबूत दीवारें बची हैं। यह किला मराठाओं के गौरवशाली इतिहास का गवाह भी है, इसलिए यह महाराष्ट्र के लोगों के बेहद करीब है और इसे पुणे का सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जाता है। सुनिए इतिहासकार क्या कह रहे हैं। हुसैनी साहब जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कब्जा कर लिया था और राजधानी बनाई थी उसने, तब वो उनके साथ आया और वो पुणे आके बसे और वो उनके शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद वो 1358 में इनकी मौत हो गई और 20 साल के बाद हुसैनी साहब की भी मौत हो गई। मौत होने के बाद वो एज अ शिष्य, एज अ पीपल, उनकी एक छोटी सी मजार, वो अभी जो शनिवार वाड़ा के बाजू में, शनिवार वाड़ा तो तब तो था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था, तब बांधी गई है 14वीं सदी में। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक दर्दनाक खबर, असरानी साहब की भावुक विदाई हुई। अचानक खबर मिली कि असरानी साहब का निधन हो गया है। वो हमेशा अपने अलग अलग किरदारों की वजह से सबके बीच यादों में रहेंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये उनके घर की तस्वीर है। जब जानकारी मिली, वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को ना दी जाए, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से बहुत कम लोगों की मौजूदगी में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखने वाले भी बहुत गलत। आपको बताऊं 84 साल की उम्र में असरानी जी ने अंतिम सांस ली है। उन्हें 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण था जो ठीक नहीं हो सका। उनके निधन की खबर अंतिम संस्कार के बाद पता चली। उनकी आखिरी इच्छा थी कि निधन की खबर छिपा कर रखी जाए। वो अपनी अंतिम यात्रा में कोई हंगामा या जुलूस नहीं चाहते थे, इसलिए मुंबई के शमशान में जब अंतिम संस्कार किया गया तो इसमें परिवार के 15 से 20 लोग ही शामिल हुए थे। आपको बताऊं, जयपुर में जन्मे असरानी साहब का फिल्मी सफर बहुत चमकदार रहा। अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम किया। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 25 फिल्मों में काम किया, तो अमिताभ जी की कई फिल्मों में हीरो की बराबरी का रोल मिला उन्हें। फिल्म शोले में जेलर के किरदार में वो खासे चर्चित हुए। साथी कलाकार उनकी एक्टिंग और कॉमेडी टाइमिंग के मुरीद हैं। अक्षय कुमार से लेकर आयुष्मान खुराना तक तारीफ करते हैं। असरानी साहब ने अपने करियर में करीब 350 फिल्में की हैं। आइए आपको सुनवाता हूं उनका परिवार क्या कह रहा है और उनसे जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं। उस टाइम के टीचर थे, एक मुझे याद है फादर मेयर करके हुआ करते थे, वो अक्सर उनका जिक्र करते थे कि असरानी ऐसा करता था, उसको रोल कुछ दिया जाता था और वो उस रोल में भी कॉमेडी करते थे। याद है सब लोगों ने उनसे शायद वो शोले का डायलॉग पिक्चर में उन्होंने रीटेक नहीं करा होगा,
जितनी बार उन्होंने स्कूल में आके हर बच्चे के सामने उस प्रांगण में अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं उसको टेक रीटेक करके जो लोगों को करा, वो आज भी लोगों के जहन से नहीं उतरता है। उनके अंदर की एनर्जी कुछ 1% भी कम नहीं हुई। मैं कई बार डरता था। वो एक जिंदा आदमी थे। 84 तक लास्ट, अभी 5 दिन पहले तक वो शूटिंग दुख हुआ। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया बिकॉज उन्होंने कई चीजें मुझे सिखाई। हर सीन के पहले वो रिहर्सल करते थे कि ऐसा करना बेटा, वैसा करना, हमेशा ऑन टाइम रहते हैं। क्या बाबा वेट करेंगे, शूटिंग कैंसिल करेंगे, किसी और को रिप्लेस नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि बुखाड़िया जी को बोलना कि मैं सब जल्दी ठीक होने वाला हूँ, सबसे पहले आते ही आपकी शूटिंग करूंगा। लेकिन आज हम लोगों के बीच से चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जैसे ही ये खबर पता चली, न सिर्फ उनके फैंस को बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो देखिए क्या कहा। पीएम ने लिखा, असरानी जी के निधन से बहुत गहरा दुख हुआ है। वो एक प्रतिभाशाली और बेहद बहुमुखी कलाकार थे जिन्होंने पीढ़ियों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। उन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी में खुशी और हंसी भरी है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हमने एक और असरानी सर को खो दिया है। वो अत्यंत प्रतिभाशाली सहकर्मी थे और फिल्म संस्थान में जया के शिक्षक भी थे। उनका अचानक निधन बहुत दुखद है। अक्षय कुमार ने लिखा, असरानी जी के निधन से स्तब्ध हूं और स्पीचलेस हूं। 1 हफ्ते पहले ही एक शूटिंग में उन्हें गले लगाया था। बहुत प्यारे इंसान थे वो। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। कई फिल्मों में उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा है उनसे। अनुपम खेर साहब ने लिखा, उनकी सारी बातें फ्लैशबैक में याद आती हैं। दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए शुक्रिया, लोगों को हंसाने के लिए शुक्रिया असरानी जी। कंगना रनौत ने लिखा, असरानी जी सिर्फ एक कलाकार नहीं थे बल्कि बचपन का हिस्सा, परिवार का सदस्य जैसे थे। उनके जैसे जिंदा दिल कलाकार की कमी खलेगी। राजकुमार राव ने लिखा, हमारे बचपन को हंसी और मनोरंजन से भरपूर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। राजपाल यादव ने लिखा, चाहे वो भूल भुलैया हो, ढोल हो, भूत बंगला हो या फिर सभी सीन को हिट बनाने में आपका खास योगदान रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि असरानी जी वाज द टीचर एट FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और बहुत सारे बहुत ही दिग्गज कलाकारों के टीचर रह चुके हैं। लार्ज हार्टेड थे, हेल्पफुल थे। उनकी पूरी बातें फ्लैशबैक में याद आती हैं। शोले का किरदार जो है वो आज भी लोगों के दिमाग में है। एक पिक्चर खून पसीना मेरे ख्याल से 77-78 में आई थी, जिसके अंदर बहुत सीरियस किरदार था उनका। तो मुझे याद है कि इस तरह की उन्होंने कई ऐसे किरदार उन्होंने किए और हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो हमेशा बसे रहे। असरानी साहब के सामने न जाने कितने हीरो आए और न जाने कितने हीरो चले गए। जब शांतिपूर्ण तरीके से उनको पंचतत्व में विलीन किया। सो ये उनकी अंतिम इच्छा थी। कई रिश्ते थे उनके साथ। एक तो गुरु चेला का रिश्ता था, फुलझड़ियां भी छोड़ते रहते थे बीच में। एक शो था जिसमें मिठुन चक्रवर्ती को उन्हें इंट्रोड्यूस करना था, तो कहने लगे ये आ रहे हैं सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती, जिनकी पहली फिल्म थी मृग्या और जिसका प्रोड्यूसर मर गया। तो ऐसी उनकी टाइमिंग होती थी। तो रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पूर्व डीजीपी पर गंभीर आरोप लगे। पूर्व डीजीपी ने बेटे का मर्डर करवा दिया है। ये पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, ये उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना जो पंजाब की पूर्व मंत्री भी है, दोनों के खिलाफ FIR हो गई है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये उनका बेटा, बेटे का नाम अकील अख्तर। अकील का शव, अकील की हत्या का आरोप मां बाप पर ही लगा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। अकील ने मौत से पहले, इसे सुनिए जरा, अकील मौत से पहले क्या बयान दे रहा है और जिसके बाद डीजीपी पर FIR हुई है। मैं अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर। मेरे को जब से पता लगा, पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अब देखिए जरा, बेटे को आपने सुना, मौत से पहले का ये वीडियो है। क्या आरोप लगा रहा बेटा? पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर एफआईआर हुई है। बेटे की हत्या में पूर्व डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मुस्तफा के साथ पंजाब के पूर्व मंत्री पर भी केस हुआ। पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर बेटे की हत्या का केस है। मुस्तफा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर को मौत हुई। पंचकुला में हुई इस मौत को दवाओं का ओवरडोज बताया गया, लेकिन एक वायरल वीडियो के आधार पर पिता मां के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुस्तफा रजिया के साथ उनकी बेटी और बहू को भी आरोपी बनाया गया है। अकील की मौत के बाद उसका एक पुराना वीडियो आया जो मैंने आपको सुनवाया। यह वीडियो उसकी मौत से पहले 27 अगस्त का बताया जा रहा है। इसमें उसने अपने पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया बेटे ने। अवैध संबंध का पता लगने के बाद मेरी हत्या की साजिश हो रही थी, वो ये कह रहा है। परिवार के लोगों को इस बारे में बातें करते सुना उसने। वीडियो में झूठे केस में फंसाने की साजिश रचने की बात कही। बीएनएस की धारा 103 1 और 61 के तहत केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 103 1 पुरानी धारा 302 के जैसी है, मतलब हत्या का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, जुर्माने तक का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 61 में 2 से ज्यादा लोग अवैध काम की साजिश करते हैं, इसमें 6 महीने तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। एक ये वीडियो 27 अगस्त का जिसमें पिता पर आरोप लगा रहा था कि पत्नी से अवैध संबंध है। अब एक और वीडियो आया है जिसमें वो माफी मांग रहा है, सुनिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता था कि पिछले साल ना मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं दोहराना भी नहीं चाहता। तो वो सब ना इट वॉज ड्यू टू माई मेंटल इलनेस। आई वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया एंड मतलब अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वाले जैसे हैं वैसे हैं, वरना मतलब कोई और होता तो नहीं, अगर माँ बाप कोई और होता तो सर्वाइव नहीं कर पाता, इधर से फेंक देते या कुछ कर देते। आइए, आप सुन रहे थे बेटे को। आइए अब एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं व्हाइट हाउस की। यह है व्हाइट हाउस, ट्रंप का घर। अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी इसी घर में रहती हैं। लेकिन देखिए यहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक हिस्से पर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर अब तक उत्तर प्रदेश में और बाबा के नाम से ही जाना जाता था, अब वो अमेरिका में भी चल रहा है। ये जो बुलडोजर चल रहा है इसलिए चल रहा है व्हाइट हाउस के इस हिस्से को तोड़कर दूसरा बड़ा हिस्सा तैयार किया जाना है। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। लाइफ का फंडा भी असरानी जी पर है। जिंदगी में ठोकर मिले ये तकलीफें, अपने हौसले और हंसी को कभी गायब मत होने दीजिए। लाइफ का बड़ा फंडा दिया है अंग्रेजों के जेलर के नाम से मशहूर असरानी साहब ने। जिन असरानी ने यह साबित किया कि हंसी एक कला है और इंसान और हंसना एक साधना। वो गोवर्धन असरानी उन सितारों में रहे जिनका इंडस्ट्री में कोई माई बाप नहीं रहा। बचपन से फिल्मों में काम करने का शौक था, लेकिन परिवार यह चाहता था कि वो बिजनेस या फिर नौकरी करें। तो एक दिन असरानी साहब ने बैग उठाया और घर से भाग खड़े हुए मुंबई। फिल्म में काम मांगने के लिए जहां जहां गए उन्हें सिर्फ तिरस्कार और ना ही सुनना पड़ा। किसी ने कहा फिल्म की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट लो तब सोचेंगे। इसी बात को असरानी साहब ने प्रेरणा बना लिया। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII से सिनेमा की बारीकियां सीखी और फिर चमक दमक वाले फिल्मी मैदान में कूद गए। लेकिन पहले 2 साल उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। पैसे की भारी किल्लत थी, तो वो जिस फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़े थे वहीं कई महीनों तक पढ़ाया। रेडियो अनाउंसर का भी काम किया। इतने संघर्ष के बाद भी मुस्कुराने या हंसाने का मौका नहीं छोड़ा। 1971 में गुड्डी फिल्म में कॉमेडी का रोल मिला तो वो छा गए। इसके बाद तो शोले से लेकर भूल भुलैया तक साल दर साल वो अपनी अदाकारी से लोगों को हंसाते और गुदगुदाते रहे और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जिंदगी में तनाव हो या तकलीफ, कदम कदम पर संघर्ष मिले या धोखा, हर हाल में हंसी और मुस्कान खोजने का मौका जरूर बनाते रहिए। इसी का नाम जिंदगी है। बहरहाल जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करिए, अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।